तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारा मकसद कुछ ऐसी ही जगहों को समझना है, ख़ास तौर पर चीन के इस जोग्राफियाई हिस्से में, जहां देखकर ऐसा महसूस होता है कि कुदरत अपने ही बनाए हुए फिजिक्स के कवानीन को मतलब खुद ही चैलेंज कर रही है। हम इस रिवायती तस्वीर को बिल्कुल तोड़ने वाले हैं, जिसमें सिर्फ कदीम तारीख या बड़े बड़े शहरों की बात होती है। सही बात है। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि जब हम इन मुकामात को देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस करने में थोड़ा सा उलझ जाता है। चलिए तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मनाजिर इतने अजीब हैं कि वाकई मतलब साइंस फिक्शन लगते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये सिर्फ खूबसूरत वॉलपेपर जैसे मनाजिर नहीं है। ये जगह असल में उस जबरदस्त और खामोश टकराव की कहानियां हैं जो वक्त, पानी, हवा और जमीन की अंदरूनी ताकतों के दरमियान, मेरा मतलब है लाखों सालों से चल रहा है। हम तो अक्सर जमीन को एक ठोस और ना बदलने वाली चीज समझते हैं। जी, लेकिन जब हम इन अजीबोगरीब जोग्राफियाई नमूनों को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि जमीन की सतह तो दरअसल एक मैदान जंग है, जहां हर लम्हा कुछ न कुछ टूट रहा है और कुछ नया बन रहा है। तो इसी मैदान जंग की जो सबसे हैरान अंगेज मिसाल है, वहीं से बात शुरू करते हैं। सहराए गोभी में मौजूद क्रेसेंट लेक, मतलब ये सिर्फ 200 मीटर लंबी एक झील है जिसकी शक्ल बिल्कुल एक चांद जैसी है। फौरन ये सवाल आता है कि अगर वहां इतनी तेज हवाएं चलती हैं, रेत उड़ती है, तो इतने हजारों साल में इस छोटी सी झील को तो रेत से भर जाना चाहिए था ना? बिल्कुल भर जाना चाहिए था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि करोड़ों टन रेत इस 200 मीटर की झील को अब तक दफन नहीं कर सकी? मतलब ये फिजिक्स के खिलाफ नहीं लगता? ये एक जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब हुआ और पानी के एक बहुत ही कमाल की फिजिक्स में छुपा है। होता दरअसल ये है कि इस झील के इर्द गिर्द जो रेत के टीले हैं ना, उनकी साख्त और जाविया कुछ इस तरह का बन चुका है कि जब तेज हवा चलती है तो वो रेत को झील के अंदर गिराने के बजाय हवा का दबाव उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है। यानी हवा उसको झील के ऊपर से गुजार देती है? जी बिल्कुल, यानी एक तरह का समझ लें कुदरती हवा का खौल या बबल बन जाता है जो झील की हिफाजत करता है। और दूसरी तरफ जमीन के नीचे का निजाम है। सतह पर तो रेत और हवा की जंग चल रही है, लेकिन नीचे से जेरे जमीन चश्मों का पानी मुसलसल ऊपर की तरफ दबाव डालता रहता है। एक सेकंड, यानी हवाएं झील के इर्द गिर्द एक ऐसा चक्कर बनाती हैं जो रेत को बाहर ही रखता है? ये तो ऐसा है जैसे कुदरत ने उस झील के ऊपर एक अनदेखी शील्ड लगा दी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जेरे जमीन पानी का प्रेशर इतना मुतवाजन है कि वो झील को सूखने नहीं देता। ये वाकई कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जहां एरोडायनामिक्स और हाइड्रोलॉजी मिलकर मतलब एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो हो गई पानी की वो शक्ल जो अपना दिफा कर रही है। लेकिन उसी सहराई जिद की एक और इंतहाई अजीब मिसाल टैंगर रेगिस्तान की ओलान लेक है। ये झील तो मतलब बिल्कुल ही एक अलग दुनिया की चीज लगती है। ओलान लेक का नजारा तो वैसे ही बहुत सहरंगेज होता है। हाँ ना, इसकी शक्ल बिल्कुल एक सिडोल दिल जैसी है और सबसे हैरत अंगेज बात, इसका गहरा सुर्ख रंग मतलब बिल्कुल खून जैसा रंग है। और इस लाल झील के किनारों पर सफेद नमक की लकीरें ऐसे फैली हुई है जैसे इस दिल के गिर्द सफेद रगें हों। सही, ये मंजर खूबसूरत तो है लेकिन बहुत पुरअसरार भी लगता है। बिल्कुल, और सवाल ये है कि ये लाल रंग आखिर कहाँ से आ गया? देखें, उलान लेक का ये जो पुरअसरार रंग है ना, इसकी पूरी कहानी इसके इंतहाई सख्त और जहरीले माहौल में छुपी है। ये कोई आम मीठे पानी की झील नहीं है। अच्छा? इसमें नमक और एल्कलाइन की मिकदार इतनी ज्यादा है कि ये समंदर के पानी से भी कई गुना ज्यादा कड़वी और तेजाबी है। आमतौर पर इतने सख्त केमिकल माहौल में किसी भी मछली, पौधे या किसी भी जानदार का जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर वहाँ ऐसा क्या है जो इस रंग की वजह बन रहा है? यह माइक्रोबायोलॉजी का एक जादू होता है। इस पानी में इंतहाई मखसूस किस्म के खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं जिन्हें हैलोइक आर्किया कहा जाता है। अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि ये जानदार इस नमक में कैसे जिंदा हैं? हाँ, इतने जहरीले माहौल में वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं? दरअसल ये अपने दिफा के लिए एक खास किस्म का पिगमेंट या रंग खारिज करते हैं जिसे कैरोटिनाइज कहते हैं। ये बिल्कुल वही केमिकल है जिसकी वजह से गाजर का रंग लाल होता है।
ये रंग इन्हें सूरज की खतरनाक शुआओं और नमक की शिद्दत से बचाता है। अच्छा, एक मिनट, तो मतलब वो लाल रंग असल में इन अरबों खरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक तरह से सनस्क्रीन है। जी हाँ, बिल्कुल सनस्क्रीन ही समझ लें। क्या बात है, वो जानदार खुद को बचाने के लिए वो रंग निकाल रहे हैं और इस वजह से पूरी झील हमें खून जैसी लाल नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जानदार इस इंतहाई बेरहम माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा नमक और धूप होगी, ये उतना ही ज्यादा लाल रंग पैदा करेंगे। ये तो हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी ढीठ हो सकती है। जहां हम सोचते हैं कि कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, जिंदगी वहां भी कोई ना कोई कीमियाई हैक ढूंढ लेती है। वाकई कुदरत की लचक की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ये बात वाकई दिमाग को चकरा देने वाली है कि सहरा में पानी अपना वजूद कैसे बरकरार रखता है। लेकिन अगर हम पानी के इस खामोश और दिफाई अंदाज से निकलकर थोड़ा आगे चले, तो पानी का एक और रूप सामने आता है। पानी का तख्लीकी रूप? हाँ, एक ऐसा रूप जहां पानी और वक्त मिलकर जमीन के उस सबसे बड़े मतलब संग तराश या मुजस्समा साज बन जाते हैं। इसकी सबसे शानदार मिसाल यूनान सूबे में बाइशवीताई का इलाका है। वो सफेद टेरेसेस, वो तो बहुत ही कमाल है। वहाँ सफेद लाइमस्टोन की इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी आबशार गिरते गिरते अचानक मतलब बर्फ बनकर जम गई हो। ये सब कैसे बना? ये भी कोई केमिकल रिएक्शन है? हाँ, बाइशवेताई दरअसल केमिस्ट्री और वक्त का एक बहुत ही सुस्त लेकिन खूबसूरत मिलाप है। होता यह है कि वहाँ जो चश्मों का पानी है ना, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा मिकदार में हल होता है। सही। तो जब पानी नीचे आता है तो क्या होता है? जब ये पानी पहाड़ से नीचे बहता है तो उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में उड़ जाती है और पीछे बच जाता है ठोस कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सफेद रंग का मिनरल होता है। अब आप तसव्वुर करें कि हर साल पानी की एक इंतहाई बारीक कागज से भी पतली तह वहाँ जमती है। मतलब ये कोई एक दो दिन का या सालों का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, हजारों सालों तक हर रोज पानी का गिरना, गैस का निकलना और मिनरल का जमना, इस अमल ने इस पूरी पहाड़ी को उन सफेद सीढ़ियों में तब्दील कर दिया है। यह कुदरत की एक ऐसी तामीर है जिसमें कोई हथौड़ा या मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ पानी का नर्म बहाव और वक्त का बेपनाह सब्र। वाह, यानी कुदरत एक 3D प्रिंटर की तरह काम कर रही है जो हजारों सालों में कतरा कतरा करके ये पूरा ढांचा बना रही है। बिल्कुल एक 3D प्रिंटर की तरह ही। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुदरत, मेरा मतलब है, हमेशा इतनी नरमी से काम नहीं करती। अगर हम बाइशुताई की इस नरमी को छोड़कर गाउलिंग डांशिया की तरफ जाएं, तो वहाँ कुदरत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ और खतरनाक रूप नजर आता है। हाँ, गाउलिंग डांशिया तो बिल्कुल एक अलग ही एक्सट्रीम है। बिल्कुल, वहाँ लाल सैंडस्टोन की पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों की चोटियाँ इतनी बारीक कट चुकी हैं कि उनके ऊपर चलने की जगह सिर्फ एक कदम रख ले जितनी रह गई है। और दोनों तरफ सीधी सैकड़ों मीटर की गहराई। हाँ, कोई गार्ड रेल्स नहीं है, कोई रस्सी नहीं है। मतलब वहाँ चलना ऐसा है जैसे किसी क़यामत खेस टाइट रोप पर चलना, जहाँ आपके और मौत के दरमियान सिर्फ आपका अपना बैलेंस है। ये पहाड़ इतने बेदर्दी से कैसे कट गए? देखिए, अगर हम इसे वसी तर मंजिरनामे से जोड़कर देखें तो हमें इन दोनों जगहों का तजाद समझ आता है। बाइशुताई में पानी चीजों को जोड़ रहा था, तामीर कर रहा था, नरमी के साथ। और गाउलिंग में? गाउलिंग में पानी और मौसम ने मिलकर पत्थर को बेदर्दी से चीर कर रख दिया है। लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जमीन का ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा और फिर इस लाल सैंडस्टोन पर जब बारिशें बरसीं और तेज हवाएं चली, तो चूंकि ये पत्थर थोड़ा नरम होता है, इसलिए पानी ने इसमें गहरे शुगाव डाल दिए। अच्छा, तो पानी इन दरारों में जाकर कटाव करता रहा? बिल्कुल, वक्त के साथ साथ पानी उन दरारों में घुसता गया और उन्हें चौड़ा करता गया। आज जो हमें वो इस्त्री की धार जैसी बारीक चोटियां नजर आती हैं, वो दरअसल इस शदीद अर्जियाती कटाव का बचा कुचा हिस्सा है। ये तो कुदरत का एक बहुत ही खौफनाक और ताकतवर कैनवस हो गया। वैसे ऐसा ही कुछ हम लोंगशान के इलाके में भी तो देखते हैं। हाँ, लोंगशान में भी बिल्कुल ऐसा ही अमल हुआ है, जहाँ कुदरती पत्थर के पुल बन गए हैं और इन बड़ी बड़ी गोल चोटियों के अंदर जेरे जमीन चश्मे आज भी पत्थरों को काट कर अपना रास्ता बना रहे हैं।
पानी का मिजाज भी कितना अजीब है। एक तरफ ये पहाड़ों को काट कर रख देता है और दूसरी तरफ हम लोगो लेक जैसी जगह देखते हैं। लोगो लेक की तो खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल, 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये झील इतनी पुरसुकून है कि दर्जनों मीटर नीचे झील की तह तक सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आता है। मतलब वहाँ कोई बड़ी नदी भी आकर नहीं गिरती, बस एक मुकम्मल ठहराव है। और यामड्रोक लेक का भी यही हाल है। हाँ, यामड्रोक लेक जो 4400 मीटर की इंतहाई बुलंदी पर है, जिसकी शक्ल रगों जैसी है और दिन की रोशनी के हिसाब से इसका रंग नीले से गहरे सफ़ायर में बदलता रहता है। इन जगहों पर जाकर ऐसा महसूस होता है कि वक्त और पानी जैसे किसी गहरी नींद में सो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन ये जो पानी का ठहराव है ना, ये सिर्फ इस कहानी का निस्फ हिस्सा है। बुलंदी और ज्योग्राफिया पानी के मिजाज को एक सेकंड में बदल सकते हैं। वो कैसे? देखें, जहाँ लोगो झील में मुकम्मल सुकून है, वहीं दूसरी तरफ च्यानतांग रिवर का टाइडल बोर, ये सुकून के बिल्कुल उलट पानी की क़यामत खेज और काइनेटिक एनर्जी का वो मुजाहिरा है जो इंसान को हिला कर रख देता है। जरा सोचिए, समंदर की लहर जब दरिया में दाखिल होती है तो वो एक 9 मीटर ऊंची यानी तकरीबन 3 मंजिला इमारत जितनी पानी की दीवार बनकर पूरी रफ्तार से दरिया के अंदर की तरफ भागती है। हाँ, और ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि उनके सामने कोई भी चीज टिक नहीं सकती। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये लहरें आपस में टकराकर एक एक्स की शक्ल भी बनाती हैं और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये बड़ी से बड़ी कश्ती को सिर्फ 3 सेकंड में उलट कर रख देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा घूम रही है वो ये है कि समंदर में लहरें तो हर जगह आती हैं, लेकिन च्यानतांग रिवर का ये बोर फिजिक्स का इतना परफेक्ट नमूना कैसे है कि पिछले 2500 सालों से इसकी टाइमिंग कभी आउट ही नहीं हुई। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब ये हर साल 8वीं चांद के महीने के 18वें दिन अपने पूरे उरूज पर आती है। ये वक्त की इतनी पाबंद कैसे हो सकती है? देखिए, ये सवाल आपको सीधा फल्कियात और जमीन की शेप की तरफ ले जाता है। इस टाइडल बोर की वजह जमीन पर मौजूद कोई चीज नहीं बल्कि चांद और सूरज की कशिश शकल है। अच्छा, यानी इसका कनेक्शन सीधा खलास है। जी, अब होता यह है कि हांगजो बे, जहाँ से समंदर इस दरिया से मिलता है, उसकी शक्ल एक फनल या कईफ जैसी है। समंदर की तरफ से ये रास्ता 100 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दरिया की तरफ आते आते ये अचानक सिकुड़कर सिर्फ चंद किलोमीटर का रह जाता है। तो सारा पानी इस तंग रास्ते में फंस जाता है। बिल्कुल। अब आप तसव्वुर करें कि चांद की कशिशे शकल लाखों टन समंदरी पानी को इस 100 किलोमीटर चौड़े रास्ते से खींचकर अंदर ला रही है और आगे रास्ता बिल्कुल तंग हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पानी से भरे हुए गुब्बारे को अचानक किसी तंग पाइप में दबाने की कोशिश करें। ओ, तो वो सारा पानी दबाव का शिकार होकर एक ऊंची दीवार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल सही। और चूंकि चांद और सूरज के चक्कर बिल्कुल हिसाब से चलते हैं, इसीलिए ये लहर 2500 साल से घड़ी की सुइयों की तरह वक्त की पाबंद है। कमाल है। यानी ये पानी की कोई आम लहर नहीं है, ये असल में चांद की वो ताकत है जो हमें जमीन पर पानी की दीवार की सूरत में नजर आ रही है। हाँ, और ताकत की बात करें तो यालुंग तसांगपो दरिया भी तो इसी कबील से है ना। बिल्कुल। तिब्बत की 4500 मीटर की बुलंदी से जब ये दरिया गिरना शुरू होता है और ट्रॉपिकल इंडिया में दाखिल होकर ब्रह्मपुत्रा बनता है, तो इसकी रफ्तार और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये एशिया के सबसे ताकतवर दरियाओं में शुमार होता है। और इसके अलावा बैंग्योक या डिथियान आबशार का जिक्र किए बगैर तो ये फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी ना। हाँ, चीन और वियतनाम के बॉर्डर पर जब ये 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है तो कहते हैं कि वो सिर्फ एक शोर नहीं होता, बल्कि हजारों क्यूबिक मीटर पानी के गिरने की एक मुसलसल वाइब्रेशन है जो इंसान अपने सीने में महसूस कर सकता है। और इस पानी का स्प्रे फिजा में इतना ज्यादा होता है कि एक ही वक्त में 2-2, 3-3 कौसे कज़ा बनती हुई नजर आती हैं। और यही वो मकाम है जहां हम इंसानों का किरदार शुरू होता है। मतलब जब कुदरत इतनी ताकतवर, वसी और नाकाबिले तस्खीर नजर आती है तो इंसान का पहला रद्द अमल क्या होता है? इंसान उसे पार करने और उसे चैलेंज करने का सोचता है, जाहिर है। बिल्कुल। और इस चैलेंज की सबसे बड़ी मिसाल बीपन जियांग ग्रैंड ब्रिज है। आप तसव्वुर करें,
गाइजो के इलाके में ये पुल जमीन से 565 मीटर की बुलंदी पर 2 पहाड़ों के दरमियान लटका हुआ है। 565 मीटर मतलब तकरीबन 200 मंजिला इमारत की बुलंदी। ये तो सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल, और जिस खतरनाक पहाड़ी रास्ते का सफर पहले 3 घंटे का अजाब होता था ना, उस पुल ने इसे 1 घंटे से भी कम कर दिया है। अब गाड़ियां इस खौफनाक गहराई के सीधा ऊपर से गुजर रही हैं और गाड़ी में बैठे शख्स को शायद एहसास भी नहीं होता कि उसके और मौत के दरमियान सिर्फ चंद इंच का कंक्रीट और स्टील है। ये वाकई टेक्नोलॉजी का ज्योग्राफिया पर एक बहुत बड़ा हमला है और इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी। हाँ, लेकिन एक और तामीराती अजूबा है जिसने मुझे वाकई उलझन में डाल दिया है, और वो है चिंचिंग का फ्लाइंग किस मुजस्समा। अब बुर्ज तो समझ आता है कि चलो ज़रूरत है, रास्ता छोटा करना है, लेकिन ये फ्लाइंग किस क्या है? वो तो वाकई एक अलग ही लेवल का तजुर्बा है। 1000 मीटर ऊंची चोटी पर 52 मीटर लंबे 2 बहुत बड़े मुजस्समे हैं, एक मर्द और एक औरत का, और लोग इन मुजस्समों के खुले हुए हाथों पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई सीट नहीं है, आपको बांधने के लिए कोई हार्नेस तक नहीं है। और फिर वो मुजस्समे हवा में घूमते हैं। बिल्कुल हाँ, वो मुजस्समे हवा में घूमते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, जैसे वो फिजा में एक दूसरे को किस करने वाले हों। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब मैं इस पर थोड़ा सा चैलेंज करना चाहूँगा कि क्या ये वाकई कोई आर्ट है, या ये सिर्फ इंसान के अंदर जो बुलंदी का एक कुदरती डर है उसे बेचने की या उस पर पैसे कमाने की एक इंतहाई कोशिश है? देखें, इससे एक बहुत अहम और गहरा सवाल पैदा होता है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ डर को बेचने का मामला नहीं है। जब कुदरत आपके सामने ऐसे मुश्किल और नाकाबिले उबूर रास्ते या गहरी खाइयां बनाती है, तो इंसानी इंजीनियरिंग का मकसद सिर्फ उनको पार करना नहीं रहता। तो फिर क्या मकसद होता है? इंसान की नफ्सियात है कि वो इन रुकावटों को ही एक तफरीह या एक तजुर्बे में तब्दील कर देना चाहता है। फ्लाइंग किस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मुतलक बुलंदी के खौफ का एक अजीब सा मिलाप है। मतलब हम जानबूझकर उस खौफ का सामना करते हैं? हाँ, जब एक इंसान हजारों फुट की बुलंदी पर बगैर किसी सेफ्टी बेल्ट के हवा में घूम रहा होता है, तो वो असल में कुदरत के बनाए हुए इस खौफनाक खला की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। ये इंसान का एक तरीका है कुदरत की इस हैबतनाक वसत के साथ खेलने का। हम उसे बता रहे होते हैं कि हम तुम्हारे बनाए हुए इस डर से बालातर हो चुके हैं। वाह, यानी हम कुदरत को चिढ़ा रहे हैं कि देखो, हम तुम्हारी बनाई हुई हजारों फीट की खाई के ऊपर खड़े होकर तफरी कर रहे हैं। ये तो इंसान का तकब्बुर भी हो सकता है और उसकी अजमत भी। लेकिन खैर, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, कुदरत के पास हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है। हाँ, इंसान जो मर्जी कर ले, कुदरत अपना आखिरी पत्ता जरूर खेलती है। हम समझते हैं कि हमने फतह कर लिया, लेकिन फिर होतोवान का गांव सामने आता है। वो गांव जो मुकम्मल तौर पर हरा भरा हो चुका है। बिल्कुल, ये जे जैंग के एक जजीरे पर मछेरों की एक बस्ती थी। वहाँ कोई सुनामी नहीं आया, कोई जलजला नहीं आया जिसने गांव को तबाह किया हो। लोग बस बेहतर सहूलियात और तालीम के लिए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से शहरों की तरफ चले गए। और आज अगर आप उस गांव को देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई स्लो मोशन टाइम लैप्स चला दिया हो। बिल्कुल, पूरी की पूरी बस्ती, उसकी छतें, उसकी दीवारें, गलियां, सब कुछ मतलब सब्ज बेलों ने मुकम्मल तौर पर निगल लिया है। वहां अब कंक्रीट नहीं, सिर्फ हरियाली नजर आती है। ये एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन साथ ही थोड़ा सा खौफजदा करने वाला मंजर है। होतोवान इस बात का सबूत है कि कुदरत कितनी खामोशी से और कितनी तेजी से अपना कब्जा वापस लेती है। हम समझते हैं कि हमने जो कंक्रीट की इमारतें बना दी हैं वो हमेशा रहेंगी। जी, लेकिन जैसे ही इंसान वहां से हटता है, कुदरत चंद ही दहाइयों में इसे वापस अपने अंदर जम कर लेती है। और अगर हम कुदरत के वापस लौटने की एक और लेकिन कदरे पुरतशद्दद शक्ल देखें तो वो हमें वुडालियांची में मिलती है। वो आतिशविशा वाला इलाका जहां लावा बह निकला था। बिल्कुल, 18वीं सदी में वहां एक जबरदस्त आतिशविशा फटा था। लावे ने एक पुरानी नदी के बहाव का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक लिया और उसके नतीजे में वहां 5 जुड़ी हुई झीलें वजूद में आ गईं। अरे वाह! आज भी वहां वो लावा ट्यूब्स और काला बिसाल्ट पत्थर मौजूद है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे समुंदर की लहरें अचानक काली बर्फ बनकर जम गई हों। यानी एक तरफ इंसान खामोशी से गया तो पौधों और बेलों ने गांव पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ कुदरत ने खुद आतिशफशा के धमाके से
पूरी जमीन का नक्शा ही बदल डाला, पुरानी नदी खत्म करके नई झीलें बना दी। जी बिल्कुल। और इन दोनों मिसालों से जो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है वो ये है कि कुदरत हमेशा अपना रास्ता वापस ढूंढ ही लेती है। तो फिर जिसे हम तबाही कहते हैं वो क्या है? जिस चीज को हम तबाही समझते हैं ना, जैसे होतुआन का वीरान होना या वुडालियांची में लावे का बहना, वो दरअसल कुदरत की डिक्शनरी में तबाही नहीं है, बल्कि वो एक नए इकोसिस्टम और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। यानी मौत के बाद जिंदगी वाला तस्वर। बिल्कुल। पुरानी नदी का रास्ता रोका तो उसकी जगह 5 इंतहाई खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर झीलें बन गईं। इंसान के मकानात खाली हुए तो वो जगह परिंदों, कीड़ों और पौधों के लिए एक नया जंगल बन गई। इस सारे सफर पर गौर करें तो एक बात तो बहुत वाज़ेह हो जाती है, हम इंसान चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आएं, सैकड़ों मीटर ऊंचे पुल बना लें जो बादलों के ऊपर से गुजरते हों, या हजारों मीटर की बुलंदी पर हवा में घूमने वाले मुजस्सिमे खड़े करके अपने इंजीनियरिंग के कमाल पर फख्र कर लें, लेकिन आखिरकार कुदरत ही हावी रहती है। बिल्कुल। जमीन की बुनियादी ताकतें, हवा, पानी और वक्त का वो सुस्त लेकिन मुसलसल अमल ही इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और यही बात हमें आजिज़ी सिखाती है। हम इन आर्जी इंसानी तामीरात को मुस्तकिल समझने की गलती करते हैं। हमारे बनाए हुए ये पुल और शहर जमीन की लाखों सालों की तारीख के स्केल पर मतलब सिर्फ चंद लम्हों की एक झलक है। असल कारीगर तो वो ज़ेरे ज़मीन चश्मे, हवाएं और आर्जियाती हरकत हैं जो इस कैनवस को हर रोज़ एक नया रंग दे रहे हैं।